यूपीएससी टॉपर्स मॉक टेस्ट सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर देख रहे हम पा रहे होंगे, आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से जो मध्यकालीन फारसी साहित्य के का या के कोई भाग है। ठीक है, तो पहला रिसला, दूसरा है किताब उल हिंद, तीसरा है आइन ए अकबरी और नीचे क्या लिखा है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है ए है केवल 3, यहाँ बोल रहे केवल 3 सही है। ऑप्शन बी है केवल 1 और 2, और ऑप्शन बी क्या बोल रहे हैं कि ऑप्शन ए हिरला और ऑप्शन 2 किताब ए उल सही है। ऑप्शन सी केवल 2 और 3 सही कह रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन डी केवल 1 और 3 सही कह रहे हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स पर टाइप कर दीजिए। मैं आपको यहाँ 5 सेकेंड दूंगा और उसके बाद इस जो क्वेश्चन है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। आपको जो है इस क्वेश्चन का थोड़ा सा और टाइम चाहिए, तो आप जो है इस जो वीडियो को थोड़ा पॉज करके देख लीजिए। हम चलिए इसकी व्याख्या कर लेते हैं। तो स्क्रीन पर देखिए, इब्न बतूता मोरक्को की एक मध्यकालीन मुस्लिम यात्री और विद्वान था। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यही वो विद्वान थे। तो उसकी महान रचनाओं में उसकी जो विस्तृत जो यात्राओं का वर्णन मिलता है। इनमें लगभग सभी जो मुस्लिम देशों के साथ साथ चीन और जो सुमात्रा जैसे दूरस्थ क्षेत्रों को भी शामिल किया गया था। इब्न बतूता द्वारा अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन रहेला नामक पुस्तक में किया गया है। यह पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है। यह पुस्तक 14वीं शताब्दी में उपमहाद्वीप के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यधिक जो समृद्ध और रोचक विवरण प्रदान करती है। चलिए इसी में दूसरा पॉइंट देख लेते हैं कि अल बरूनी एक इस्लाम स्वर्ण युग के दौर के एक ईरानी विद्वान था। ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यही है वो। तो वह भौतिक शास्त्र, गणित, खगोल शास्त्र और प्राकृतिक विज्ञान के पारंगत था। ठीक है, तो साथ ही उसने स्वयं को इतिहासकार, कालक्रम विशेषज्ञ और भाषाविद के रूप में प्रतिष्ठित किया था। अल बरूनी की जो किताब उल हिंद जो अरबी में लिखा गया था, एक सरल, ये देखिए किताब उल हिंद इसमें उल्लेखित है, एक सरल और जो विशद ग्रंथ है। यह एक जो विस्तृत ग्रंथ है जिसमें धर्म एवं दर्शन, त्योहारों, जो खगोल विज्ञान, रसायन विद्या जो कमियाँ, उसके बाद जो रीति रिवाजों और प्रथाओं, जो समाज विज्ञान, माप तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून एवं माप विद्या आदि जैसे विषयों को समाहित किया। अब पॉइंट व्याख्या 2 में आप एक चीज़ गौर कीजिए। सबसे पहला जो लाइन है, स्वर्ण युग के दौर में एक ईरानी विद्वान था। तो जो स्वर्ण युग कौन से काल का था आप देख लीजिए। इस तरह इसमें जो हमारा जो किताब है उल हिंद, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। आप कमेंट में टाइप कर दीजिए कि कितनी शताब्दी से कितनी ईसा पूर्व से ये जो है स्वर्ण युग था। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तो ये हमारे व्याख्या का थर्ड पॉइंट है। अकबर ने जो अबुल अफजल को अपने शासन काल का इतिहास लिखने का आदेश दिया था। तो ये जो बात हो रही है वे अकबर के शासनकाल की है। तो जो अबुल फजल ने जो अकबरनामा शीर्षक में से 3 खंडों में जो अकबर के शासनकाल का इतिहास लिखा। तो पहला खंड जो है उसमें पूर्वजों से संबंधित था। जो दूसरी खंड में जो अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण था। फिर आइन ए अकबरी जो तीसरा खंड है, और इसमें अकबर के शासनकाल में कुटुंब, सेना, जो राजस्व और इसके साथ जो राज्य के जो भूगोल संबंधित है वो इसे फारसी भाषा में लिखा गया था। ये सब भी जो इस टाइम के जो लेखक थे अबुल फजल, उनका जो किताब आया था अकबरनामा शीर्षक से, उनका जो तीसरा खंड है आइन अकबरीन, तो इसमें इसका जिक्र हुआ है। तो इसीलिए जो हमारा विकल्प ए है ऑप्शन 3 वो सही हो जाए। अब लास्ट पॉइंट में हमने यहाँ बताया है कि जो मध्यकालीन फारसी जो था, जो आइन अकबरीन लिखे थे अफजल फजल, सिर्फ वही थे। इसीलिए क्योंकि जो फारसी में लिखा गया था उनका जो अकबरनामा था। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम डेली के डेली मॉक टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं, साथ ही जो यूपीएससी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसकी भी सीरीज लाने वाले। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपकी स्क्रीन पर है। भारत के संस्कृति इतिहास के संदर्भ में गुट्टापल्ली, पीतलखोड़ा और कन्हेरी प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए बौद्ध गुहा स्थलों के रूप में, बी विदेशी व्यापार का संचालन करने वाले पत्तनों के रूप में, सी महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थलों के रूप में, और डी है आदिवासी राज्यों की राजधानी के रूप में। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। मैं इसके लिए आपको 5 सेकंड देता हूँ। आपको और एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं।
स्क्रीन पर इस क्वेश्चन की व्याख्या देखिए कि पश्चिम भारत में बहुत सी जो बौद्ध गुफाएं हैं जो ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी और इसके बाद जो काल अवधि की है, इनकी खुदाई में जो वास्तुकला के मुख्यतः 3 रूप मिलते हैं। देखिए वो कौन कौन सी हैं। तो पहला गज पृष्ठ जो मेहराबी छत वाले चैत्य कक्ष जो अजंता जो पीतल खोड़ा और भज में पाए गए हैं। दूसरा क्या है, जो गज पृष्ठ मेहरबानी छत वाले जो स्तंभहीन कक्ष जो महाराष्ट्र के थाना जो नादसर में पाए गए हैं। तथा जो तीसरा है सपाट छत वाले चतुष्कोणीय कक्ष जिनके पीछे की ओर एक और वृत्ताकार कक्ष होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो बौद्ध गुफाएं वेदसा, नासिक, कार्ला तथा कन्हरी में देखी जा सकती है। कई गुफाएं स्थलों में पहले जो मानक किस्म के चैतन्य कक्ष जो परिवर्तित काल के भी पाए गए हैं। कार्ला में चट्टानों को काटकर सबसे बड़ा चैतन्य कक्ष बनाया गया है। कार्ला चैतन्य कक्ष को मनुष्य तथा पशुओं की आकृतियों में सजाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, जो भारत की तरह पूर्वी भारत में विशेषकर आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में भी बौद्ध गुफाओं का उत्खनन है। जो आंध्र प्रदेश में एक मुख्य स्थल जो एलरू जिले में स्थित गुटापल्ली है। उड़ीसा में जो आरंभिक उदाहरण भुवनेश्वर के नज़दीक जो उदयगिरी खंडगिरी की भी गुफाएं हैं। ये गुफाएं जब आप पूरी घूमने जाएंगे तो 8 स्थल विशेषकर हैं, उसमें से एक है उदयगिरी और खंडगिरी। इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर 1 बौद्ध गुहा स्थलों के रूप में यह सही हो जाएगा। स्क्रीन पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला सेवायत या फिर सेवेत का अधिकार संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर ए है धार्मिक गतिविधियों में प्रयुक्त पशुओं के अधिकार से। ऑप्शन नंबर बी अलग होने के पश्चात महिला जीवन साथी को वित्तीय सहायता से। सी पिता की संबंधित महिलाओं के अधिकार से। डी देवी देवता के वित्तीय मामलों के संबंध में। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए। और अगर आपको इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा और टाइम चाहिए तो वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और थोड़ा सा समय ले सकते हैं। हम चलिए इस क्वेश्चन की व्याख्या कर लेते हैं। तो स्क्रीन पर शो हो रही है, इसकी व्याख्या है, हाल ही में जो उच्चतम न्यायालय ने जो पद्मनाभम जो स्वामी मंदिर के प्रति त्रावणाकोर राज परिवार के सेवायत अथवा जो सेवेत के अधिकार जिसे सेवेतशिप राइट्स को बरकरार रखा गया है। तो सेवेत वह व्यक्ति होता है जो देवी देवताओं की सेवा करता है। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, सेवेत पद 2 हिस्सों से प्रतिनिधित्व करता है। पहला देवी देवताओं का रख रखाव और उसका प्रबंधन। तो न केवल यह एक पद है बल्कि यह एक जो देवताओं के वित्तीय मामलों के जो प्रबंध से संबंधित कुछ अधिकारों के साथ जुड़ा हुआ भी है। इसीलिए जो विकल्प डी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, फूड इरेडिएशन खाद्य किरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किनका उपयोग किया जाता है। ए एक्स रेडिएशन, दूसरा गामा रेडिएशन, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक पुंज। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपका ऑप्शन है केवल 1 और 2, आपका ऑप्शन बी है केवल तीनों, ठीक है, और ऑप्शन सी है केवल 3 और आपका ऑप्शन डी है केवल 1 और 3। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। अगर आपको इसके लिए थोड़ा सा और टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। स्क्रीन पर देखिए आपकी व्याख्या, खाद्य किरणन या फूड इरेडिएशन खाद्य उत्पादन से प्रत्यक्ष संपर्क के बिना खाद्य और खाद्य पैकेजिंग को गामा किरणें, एक्स किरणें या उसी को इलेक्ट्रॉन किरणें जैसी आयनिक जो विकिरण के प्रभाव में जो लाने की प्रक्रिया है। सेकंड पॉइंट क्या है कि खाद्य किरणन का प्रयोग उत्पादक की प्रयोग अवधि जो परिरक्षण को बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा में सुधार करने, खाद्य जनित रोगों के जोखिम को कम करने, खाद्य पदार्थों के जननीकरण द्वारा उन्हें अंकुरित होने या पकने से रोकने या इन प्रक्रियाओं की गति को कम करने हेतु किया जाता है। अब साथ ही इसका प्रयोग कीड़ों और संक्रामक कीड़ों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया भी किया जाता है। व्याख्या की अगली जो पॉइंट देखिए कि खाद्य विकिरणन जो खाद्य पदार्थों को खराब करने और जो खाद्य जनित रोग उत्पन्न करने हेतु उत्तरदायी जीवों को प्रभावित ढंग से नष्ट करके और खाद्य पदार्थों का जर्मीकरण करके जो विकिरणित खाद्य पदार्थों की उपयोग अवधि को बढ़ा देता है। हालांकि किरणन से
जो उपचारित किए गए जो खाद्य पदार्थों के बारे में उपभोक्ताओं की धारणा अन्य विधियों से जो संसाधित जो खाद्य पदार्थ की तुलना में अधिक नकारात्मक है। सेकंड पॉइंट देखिए क्या लिखा है कि किण्वन की प्रक्रिया के दौरान खाद्य पदार्थ किसी भी समय जो आयनकारी स्रोत के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी जो खाद्य पदार्थ के सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे 1, 2, 3 सभी यहाँ पे सही होंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 शो हो रहा है। भारत में जैव विविधता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है, भारत विश्व की कुल अभिलिखित प्रजातियों में लगभग 15% का आवास है। दूसरा कथन क्या है, भारत में निम्नलिखित प्राणियों जो प्रजातियों की संख्या अभिलिखित पादप प्रजातियों की संख्या से अधिक है। क्या कह रहा है कि प्राणियों प्रजातियों की संख्या जो अभिलिखित जो पादपों जो प्रजातियों की संख्या है से अधिक है। ठीक है। तीसरा कथन क्या कह रहा है कि भारत में वनस्पति जात एवं प्राणी जात की सभी अभिलिखित प्रजातियों में से 1% से कम वैश्विक स्तर पर लुप्त प्राय है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 2 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स पे टाइप कर दीजिए। अगर आपको इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। स्क्रीन पर इस क्वेश्चन की व्याख्या देखिए। विश्व के कुल भूमि क्षेत्र के मात्र 2.4% के साथ भारत विश्व के अत्यधिक विविधता मेगा डाइवर्स वाले क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त देशों में से एक है। भारत विश्व की लगभग 7-8% अभिलिखित प्रजातियों का आवास है तथा वैश्विक रूप से चिन्हित 34 जैव विविधता जो हॉटस्पॉट में 4 हिमालय, इंडो बर्मा, पश्चिम घाट एवं श्रीलंका, सूडान जो सूडालैंड का प्रतिनिधित्व करता है। भारत जैविक संसाधनों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान का एक विशाल भंडार है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि अभी तक देश के 10 जैव भौगोलिक जो बायोग्राफिक क्षेत्र में 91 से जो 200 से अधिक प्राणी प्रजातियों और 45 से 45,500 से अधिक पादप प्रजातियों को अभिलिखित किया जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर WCMC के अनुसार भारत अत्यधिक विविधता वाले 17 देशों में से एक है। इसीलिए कथन 1 सही नहीं है और कथन 2 सही है। व्याख्या के कुछ और पॉइंट देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संस्करण संघ IUCN की लाल सूची के 20106 संस्करण के अनुसार भारत में स्तनधारियों की 94 प्रजातियां, पक्षियों की 74 प्रजातियां, उभयचरों की 86 प्रजातियां और सरीसृपों की 30 प्रजातियां, मछलियों की 122 प्रजातियां और अकशेरुकियों की 113 प्रजातियां तथा पादप की 255 प्रजातियां गंभीर रूप से संकटग्रस्त जो क्रिटिकली इंगेज्ड संकटग्रस्त और सुभेद के रूप में सूचीबद्ध है। अभी तक IUCN द्वारा भारत में प्राणियों एवं पादपों की 758 प्रजातियां वैश्विक रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में सूचीबद्ध की गई है, जो भारत में अभिलिखित प्रजातियों के लगभग 1% से भी कम अर्थात 0.55% है। इसीलिए कथन जो 3 है वो भी यहाँ पे सही है। इस तरह इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो इसमें दोनों कथन जो 2 और 3 दोनों सही हो जाएगा। इस तरह